का फॉर्मेट मैंने उस दिन भी आपको करवाना शुरू किया था, जिसमें हमने कहा था सबसे पहले हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कैलकुलेट करते हैं। बताया था आपको कि कैश फ्लो स्टेटमेंट को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 3 पार्ट्स होते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ को, तीनों को हम अलग अलग कैलकुलेट करते हैं। हम निकालते हैं कि हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से नेट कैश कितना जनरेट हुआ या वहाँ पर कितना यूज़ हुआ, हमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में कितना कैश जनरेट किया या यूज़ किया, और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में कितना कैश हुआ, इनफ्लो और आउटफ्लो कितना हुआ। इसके बाद हमें जो 4th सेक्शन होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, उसमें हमें नेट कैश जनरेटेड ड्यूरिंग द ईयर निकालना होता है, और उसके अंदर हम जो है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की एडजस्टमेंट करके देखते हैं कि हमारा जो बैलेंस शीट में क्लोजिंग कैश बैलेंस आ रहा है, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बैलेंस आ रहा है, वो हमारी सारी एक्टिविटीज़ से जनरेटेड नेट कैश के इक्वल है या नहीं है। अगर वो इक्वल नहीं है तो इट मीन्स कि हमारे अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो हमें वो देखना होता है। और ये भी हमारा एनालिसिस का एक टूल होता है। इससे हम पता लगा पाते हैं कि हम लोगों ने किस एक्टिविटी में कितना ट्रांजैक्शंस किया, कैश ट्रांजैक्शंस कितनी की। ठीक है बेटा, तो चलिए हमने स्टार्ट कर दी थी लास्ट क्लास में भी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी। देखिए सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये मेन हेड है जिसमें हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। इसके लिए आपको जो अमाउंट लेकर चलना है वो स्टार्ट करना है नेट प्रॉफिट या लॉस बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, कि हमें टैक्स जनरेट करने से पहले हमें कितना नेट प्रॉफिट हुआ था, या हमें अगर लॉस हुआ तो कितना लॉस हुआ था, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को भी अगर हमने उसमें इंक्लूड कर रखा हो तो हमें वो सब निकाल कर पता लगाना होता है कि नेट प्रॉफिट या लॉस बिफोर टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कितना था। और उसके लिए मैंने आपको बताया था कैश फ्लो स्टेटमेंट भी मैंने आपको रेवेन्यू फ्रॉम जनरेशन दिखाया था, एक फॉर्मेट जिसमें हम एक्सेल शीट में मैं आपको लेकर गई थी, जिसमें ये देखिए मैंने बताया था आपको कि आपकी जो बैलेंस शीट है वो आपको इस अमाउंट के बारे में इन्फॉर्म करेगी, यानी कि कौन सा अमाउंट, 4,78,000 रुपीज़ आपको आपकी बैलेंस शीट से पता लगेगा। और ये 4,78,000 क्या है, प्रॉफिट आफ्टर ऑल एप्रोप्रिएशंस। एप्रोप्रिएशंस मतलब कि हमारा जो नेट प्रॉफिट हुआ था उसमें से जितने भी बिजनेस के प्रॉफिट में क्लेमेंट होते हैं उनका क्लेम करने के बाद बिजनेस के पास इस अकाउंट में कितना बैलेंस बचा हुआ है, ये चीज़ हमें बैलेंस शीट से नॉर्मली पता लग जाती है। ठीक है, और अब हमें इसके बेस पर बेटा पहले निकालना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना हुआ। ठीक है, पहले हमें निकालना है नेट प्रॉफिट एक्चुअली में कितना हुआ था, इसके बाद हमें निकालना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना हुआ था। ठीक है, इसके बाद हमें निकालना है कि कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस कितना था। ठीक है, तो ये देखिए मैंने उस दिन भी आपको बताया था, क्या बताया था बेटा आपको, कि ये देखिए आपके सामने बैलेंस, ये एक रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फॉर्मेट है जिसमें 4,78,000 आपको दिखाई दे रहा है। और आपको मैं कहती हूँ सबसे पहला काम है मुझे यहाँ पर पहुँचना है। देखो बेटा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, हमारी जो कैश फ्लो स्टेटमेंट की जो शुरुआत हुई है देखो कहाँ से हुई है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की देखो शुरुआत कहाँ से हुई है, नेट प्रॉफिट या लॉस बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो वही चीज़ मैं आपसे पूछ रही हूँ कि अगर हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रिजर्व्स एंड डिविडेंड दे रखा हो तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, हमें इस फिगर पर पहुंचना है। यानी कि जो 4,78,000 हमारा बैलेंस है ये एक्चुअली में हमारा प्रॉफिट नहीं है, ये सारे प्रॉफिट्स को अलग अलग जगह डिवाइड करने के बाद ये हमारे पास बचा हुआ प्रॉफिट है। तो मुझे इस फिगर पर पहुंचना है, यानी कि 13,80,000। ये तो मैं आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिखा रही हूँ, आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, लेकिन आपको ये 4,78,000 बता रखा होगा। आपको बैलेंस शीट से पता चल जाएगा कि हमारे अकाउंट में बैलेंस पड़ा हुआ है 4,78,000। आपको डिविडेंड कितना पे किया गया इस साल ये भी गिवन होगा। ठीक है बेटा, आपको डिविडेंड कितना पे किया गया ये भी गिवन होगा क्वेश्चन में। ठीक है, आपको रिजर्व कितना ट्रांसफ़र हुआ, इस साल हमने रिजर्व्स में कितना पैसा ट्रांसफ़र किया ये भी आपको पता होगा। आपको ये भी पता होगा कि हमने इस साल टैक्स कितना पे किया, ये सारा आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन होगा क्वेश्चन में।
आपको ये अमाउंट निकालना है 13,80,000। तो बेटा कैसे निकालोगे बताओ? सबको ऐड करते हुए चलेंगे। हाँ जी, हम लोग क्या करेंगे 4,78,000, क्योंकि मैंने ये अभी क्या निकाला है 13,80,000 में से मैंने 478 कैसे निकाला है? मैं इन सारी फिगर्स को माइनस करती गई। मैंने माइनस टैक्स कर दिया, माइनस रिजर्व कर दिया, माइनस डिविडेंड कर दिया, तो मुझे पता लगा कि मेरे पास अब प्रॉफिट 4,78,000 बचा है। मैंने आपको बताया था कि जो भी प्रॉफिट होता है फर्म का उसके 4 हिस्से हो जाते हैं। एक्चुअली में 4 हिस्से कैसे हुए? एक हिस्सा जो टैक्स के रूप में गवर्नमेंट के पास चला गया, एक हिस्सा जो डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर्स के पास चला गया, एक हिस्सा जो कंपनी ने अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रांग करने के लिए रिजर्व्स में ट्रांसफ़र कर दिया, और एक हिस्सा इन्होंने ओपन रखा टू मीट सम अदर जो है कंटिजेंट एक्सपेंसेस। तो हमें ये वाला जो प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, और कई बार ये वाला प्रॉफिट गिवन नहीं होता आपको, फिर इसका मतलब क्या? ये गिवन नहीं है, इसका मतलब कंपनी ने अपने पास ओपन प्रॉफिट नहीं रखा। तो आपको क्वेश्चन की शुरुआत रिजर्व से करनी पड़ सकती है कि कंपनी ने इतना रिजर्व रखा है, इतना उसने डिविडेंड दे दिया, और इतना हमने टैक्स पे कर दिया। तो बेटा फॉर्मूला क्या होगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स? अगर मुझे कैलकुलेट करने हैं तो बेटा क्या फॉर्मूला होगा बताओ? क्या निकालेंगे बेटा? कैसे लिखना शुरू करेंगे? प्रॉफिट आफ्टर ऑल एप्रोप्रिएशंस प्लस डिविडेंड। बेटा लेस लिखा है उसको हम क्या लिख देंगे? एड डिविडेंड, एड रिजर्व्स, एड टैक्स इज इक्वल टू प्रॉफिट बिफोर टैक्स। पर बेटा आजकल एक डिविडेंड में एक और चीज़ हो गई है, ठीक है, कि कंपनी जो डिविडेंड डिक्लेयर करती है वो करती है हमेशा 31 मार्च को अपने, जब वो अकाउंट क्लोज कर देती है। यानी कि डिविडेंड जो है हमेशा टैक्स पे करने के बाद, रिजर्व्स में पैसा ट्रांसफ़र करने के बाद ही डिक्लेयर किया जाता है। ये बात आपको पता है बेटा? आपने पढ़ा है ना है ना, कि ये एक रेसिडुअल अमाउंट होता है एंड इट इज़ डिक्लेयर्ड आफ्टर ऑल द क्लेम्स ऑफ द आउटसाइडर्स हैव बीन मेट, है ना। और अगर कंपनी को लगता है कि हमें डिविडेंड देना है तो देती है, नहीं तो नहीं देती, है ना। तो क्या होता है कि 31 मार्च को अकाउंट बना दिए जाते हैं। तो क्या होता है कि कंपनी 31 मार्च को जब अकाउंट फाइनलाइज करती है तो उसमें ये अमाउंट माइनस नहीं करती। मतलब कि वो क्या करती है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिखाती है, उसमें से टैक्स भी माइनस कर देती है, उसमें से रिजर्व्स भी, और इसके बाद बचा हुआ यानी ये वाला जो अमाउंट है, ये देखो अभी इसमें इन्होंने, एक सेकेंड बेटा, हाँ जी 6,28,000 जो अमाउंट है आपको क्वेश्चन में, वो सीधा वो ये दे देती हैं। और ये वाला जो अमाउंट है ना 1,50,000, इसको हम बोलते हैं प्रपोज्ड डिविडेंड। प्रपोज्ड का मतलब क्या है कि कंपनी के बैलेंस में तो वो रखती है कि अपनी बैलेंस शीट में शो करती है कि हमें 6,28,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, इसमें से हम प्रपोज कर रहे हैं। प्रपोज करने का मतलब क्या होता है बेटा? बच्चे आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। हाँ जी, प्रपोज करने का मतलब क्या है? यहाँ पर प्रपोज करने का मतलब है सजेस्ट करना, अपनी तरफ से प्रपोजल देना, यानी कि हम इस चीज़ को आगे प्रपोज कर रहे हैं, मतलब हम आपको ये आपसे राय मांग रहे हैं कि आप इसके लिए एग्री कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, अपनी तरफ से सजेशंस देना। तो आपको पता है कि कंपनी में कोई भी डिसीजंस शेयर होल्डर्स की मीटिंग में लिए जाते हैं बेटा, आपको पता है ये बात? कंपनी के जो प्रपोजल्स हैं वो तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में ले लिए जाते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं जिनको कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं अपनी मर्जी से बिल्कुल यस भी कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे डिसीजंस ऐसे होते हैं जिनको उन्हें शेयर होल्डर्स की एनुअल जनरल मीटिंग बुलाकर वहाँ पर उनसे उसकी कंफर्मेशन लेनी पड़ती है बेटा, ठीक है ना। कुछ चीज़ों को हमेशा जब भी कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चलती है तो वो शेयर होल्डर्स की जनरल मीटिंग में वो प्रपोज करती है। कंपनी क्या कहेगी उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कि देखिए जी हमारा 6,28,000 का प्रॉफिट हुआ है इस साल, और हम लोग प्रपोज कर रहे हैं कि हम 1,50,000 रुपये इस साल डिविडेंड के पे करना चाहते हैं।
अब शेयर होल्डर्स अगर एग्री कर लेंगे तो 1,50,000 रुपये डिविडेंड दिया जाएगा, और अगर शेयर होल्डर्स कहते हैं कि नहीं हमें अभी नहीं चाहिए, आप इसको फाइनल अपना रखो, हालांकि चांसेस इस चीज़ के बहुत कम होते हैं, तो इसके बाद जो है डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर अगले साल दिया जाता है। तो बेटा अब जो ट्रीटमेंट आ रहा है उसमें वो कहते हैं कि इस साल जो आपने डिविडेंड प्रपोज किया है वो केवल प्रपोजल है, आपका जो प्रॉफिट दिया गया है 6,28,000 उसमें से ये अभी माइनस नहीं किया गया। तो बेटा आपने क्वेश्चन में 6,28,000 में से फिर आप बताओ, अगर मैं कहूँ कि आपको 13,80,000 की फिगर पर पहुँचना है और आपको क्वेश्चन में गिवन है प्रपोज डिविडेंड 1.5 लाख 1,50,000, ठीक है, और नीचे लिखा है कि प्रपोज डिविडेंड ऑन 31 मार्च, मान लो ये 2021 का अकाउंट था और उसमें लिखा है प्रपोज डिविडेंड ऑफ द करंट ईयर 1,50,000, तो आप क्या करोगे बेटा? आपको टैक्स भी दे रखा है 5,52,000, आपको रिजर्व्स भी दे रखे हैं 2 लाख, और आपकी बैलेंस शीट ने ये वाला प्रॉफिट आपको शो नहीं किया, ठीक है बेटा, ये वाला प्रॉफिट आपको बैलेंस शीट में शो नहीं किया, तो बेटा क्या करोगे आप लोग? बताओ कैसे निकालोगे? बिल्कुल सिंपल है बेटा, क्या करोगे? हाँ जी बताओ, आपको क्वेश्चन में 6,28,000 गिवन है, ठीक है, आपको ये दे रखा टैक्स भी है, आपको रिजर्व्स भी दे रखे हैं, ठीक है, और आपको ये भी दे रखा है कि इस साल का प्रपोज डिविडेंड 1,50,000 है और आपको 13,80,000 की फिगर पर पहुंचना है, तो बेटा क्या करोगे बताओ? आप इस 1.5 लाख को इग्नोर कर दोगे। करंट ईयर का जो प्रपोज डिविडेंड है, क्योंकि उसने अभी प्रॉफिट में से माइनस उसे नहीं किया गया है, तो बेटा उसको आपने इग्नोर करना है। जो अब लेटेस्ट ट्रीटमेंट ऑफ प्रपोज डिविडेंड चल रहा है उसमें करंट ईयर के प्रपोज्ड डिविडेंड को, फाइनल डिविडेंड को माइनस नहीं किया जाता, ठीक है, वो कहते हैं कि वो सॉरी ऐड नहीं किया जाता, क्योंकि वो कहते हैं कि इसने अभी प्रॉफिट को रिड्यूस नहीं किया है तो हम इसे ऐड भी नहीं करेंगे, क्योंकि हम जो बैलेंस शीट लेकर चल रहे हैं वो 31 मार्च की चल रहे हैं लेकर, और वो पूरा बैलेंस दिखाती है, ना कि डिविडेंड प्रपोज डिविडेंड को माइनस करके। तो बेटा आपने 6,28,000 में से केवल 2 लाख रुपये ऐड करने हैं रिजर्व्स के, और 5,52,000 रुपये जो टैक्स के हैं सिर्फ वो ऐड करके आपको निकालना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, हमें कितना हुआ था 13,80,000। तो बेटा जो ये मैंने अभी आपको ट्रीटमेंट बताया है ये बताया प्रपोज्ड फाइनल डिविडेंड का। एक आप क्वेश्चंस में देखोगे इंटरिम डिविडेंड भी कुछ होता है, ठीक है, एक होता है इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड बेटा आपने अगर ये पढ़ा हो, किसी ने कभी ये वर्ड सुना है इंटरिम डिविडेंड? कहीं पर बिजनेस स्टडीज में कहीं आपने ये शब्द पढ़ा हो? हाँ जी, इंटरिम, इंटरिम का मतलब पता है आपको क्या होता है बच्चे? इंटरिम वर्ड का मतलब पता है आपको? इंटरिम का मतलब होता है कि किसी 2 पीरियड्स के बीच में फाइनल काम होने से पहले हम लोग जब बीच में ही कोई चीज़ करते हैं तो उसको इंटरिम कहा जाता है, यानी 2 टर्म्स के बीच में दिया गया कोई भी काम। जैसे आपके जो मिड टर्म एग्जाम हुए हैं एक्चुअली में वो इंटरिम एग्जाम थे, समझ रहे हो? Yes, हाँ, तो इंटरिम डिविडेंड क्या होता होगा बताओ? सोचो थोड़ा, मैंने अभी आपको बताया ना 2 फाइनल, जैसे एक फाइनल हमारा हुआ 31 मार्च को 2020 में, एक फाइनल ईयर कंप्लीट कब हुआ आपको पता ना? फाइनेंशियल ईयर कब कंप्लीट होते हैं? 31 मार्च को। तो एक फाइनेंशियल ईयर हमारा हुआ 31 मार्च 2020 को, एक फाइनेंशियल ईयर हमारा कंप्लीट हुआ 31 मार्च 2021 को। 31 मार्च 2020 को जो फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हुआ उसमें जो प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ उसके ऊपर तो वो पिछले साल का डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे। 31 मार्च 2021 को जो प्रॉफिट होगा उस पर वो नेक्स्ट ईयर के लिए डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे। तो इन दोनों के बीच में भी कई बार कंपनी जब बहुत अच्छे प्रॉफिट्स अर्न कर रही होती है, समझ रहे हो? आपको पता है कि कंपनी के जो शेयर्स की प्राइसेस हैं वो कंपनी की अर्निंग्स पर डिपेंड करती हैं,
आपको पता है ये चीज़? बेटा शेयर्स की प्राइसेस कैसे डिसाइड होती हैं? डिपेंड करती हैं कंपनी की अर्निंग्स पर, ठीक है। तो कंपनी जब बहुत अच्छा किसी साल प्रॉफिट अर्न कर रही हो और उसको लगता हो कि हमारे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, तो कंपनी साल के बीच में भी डिविडेंड डिक्लेयर कर देती है और वो पेमेंट भी कर देती है शेयर होल्डर्स को। जैसे उन्होंने अक्टूबर में डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया। एक डिविडेंड तो उन्होंने 31 मार्च 2020 को किया था, वो तो उन्होंने पिछले साल के प्रॉफिट का डिविडेंड किया था। फिर उन्होंने कहा जी हमने तो इस बार हमारे बहुत अच्छे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट चल रहे हैं, हमने बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न किया, तो हम जो ऐसा करते हैं डिविडेंड ना अभी बीच में भी थोड़ा सा डिविडेंड दे देते हैं, ठीक है। तो यानी 2 ईयर्स के बीच में जो डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है उसको हम इंटरिम डिविडेंड बोलते हैं। फाइनल डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड में बेटा अंतर समझ में आया क्या हुआ है? बच्चे ये आपकी क्वेश्चंस में आएंगे, पेपर में आएंगे, आप उस वक्त कंफ्यूज हो जाओगे। आप कहोगे मैडम ने तो कहा था इस साल जो डिविडेंड पे किया उसका कुछ करना ही नहीं। तो बेटा प्रपोज्ड फाइनल डिविडेंड को आपने इग्नोर करना है करंट ईयर के। लेकिन अगर आपको डिविडेंड डिक्लेयर कर रखा है कंपनी ने और वो इंटरिम डिविडेंड अगर दे रखा हो, तो वो बेटा आपकी जो ये वाला जो ये हमने प्रॉफिट निकाला है ना बेटा 6,28,000, उसमें से ऑलरेडी माइनस होगा। तो मैं ये भी आपको करके दिखाती हूँ क्या। जैसे सपोज इन्होंने लिख रखा है लेस इंटरिम डिविडेंड, यानी कि वो इंटरिम डिविडेंड भी दे चुकी है कंपनी, ठीक है। मान लो वो उन्होंने दे रखा है 50,000, तो बेटा ये वाली फिगर ये 6,28,000 आएगी क्या हमारे पास? फिर हमें क्या दिखेगा कि ये भी माइनस हो गया, तो हमारी फिगर क्या बन जाएगी? अब ये बन गई 5,78,000। अब क्या करोगे बेटा? तो आपकी जो बुक्स में ध्यान रखो जो प्रॉफिट गिवन होता है वो हमेशा इंटरिम डिविडेंड माइनस करने के बाद होता है, लेकिन ये इसको मैं लिख देती हूँ प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड को उसने केवल प्रपोजल में रहता है, उसे माइनस नहीं करते वो लोग। तो बताओ अब क्या करोगे आप? अब बताओ क्या फार्मूला बना आपका? आपको क्वेश्चन में क्या गिवन होगा? 5,78,000 या ये? बेटा ये चीज़ें बहुत क्लियर कर लो। कैश फ्लो स्टेटमेंट आपका बहुत नाम के लिए सिर्फ ये 6 मार्क्स का टॉपिक है आपके सिलेबस में, बट एक्चुअली में ये आपका 12 मार्क्स और कहीं उससे भी कहीं ज़्यादा का है, क्योंकि जो आपका वाइवा होता है बेटा वो उसमें ये टॉपिक्स बहुत आते हैं, और जो आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा उसमें भी ये क्वेश्चन आएगा, और आपको पता है आपकी बार एक्सटर्नल्स आएंगे आपका एग्ज़ाम लेने, ठीक है। तो बेटा आपको ये सब चीज़ें क्लियर पता होनी चाहिए कि इनमें क्या डिफरेंस है। तो बताओ आपको 5,78,000 गिवन होगा बुक्स क्वेश्चन में या 4,28,000? बैलेंस शीट में क्या चीज़ होती होगी? 5,78,000, ठीक है। फिर उसमें आपने क्या करना है? इंटरिम डिविडेंड ऐड करना है, रिजर्व्स ऐड करना है, टैक्सेस ऐड करना है, तीनों को ऐड करके आपका आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। और अगर क्वेश्चन में 4 लाख मान लो आपको उन्होंने कह दिया कि हमने तो डिविडेंड भी डिक्लेयर कर चुके हैं इस साल का भी, उसके बाद का अगर दे रखा है तो फिर आपको प्रपोज डिविडेंड भी ऐड करना होगा, और इंटरिम डिविडेंड भी ऐड करना होगा, रिजर्व्स भी और टैक्सेस भी। और अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम दे रखी हो तो उसको भी आपने ऐड करना है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम मैंने उस दिन आपको बताई थी क्या होती हैं। चलिए ये चीज़ मैंने थोड़ी सी ज़्यादा ध्यान से आपको करवाई है। हाँ जी, इसके बाद नेट प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से दोबारा समझाया। इसके बाद डिडक्शन ऑलरेडी मेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आपने कुछ चीज़ें अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो माइनस कर रखी होंगी जो हमारी या तो ऑपरेटिंग नेचर की नहीं है या वो कैश पेमेंट नहीं है, समझ गए। आपने उन चीज़ों को अब इसमें ऐड बैक करना है। अब देखो बेटा जैसे डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन क्या होता है बच्चे? कैश नेचर है, ये एसेट्स की वैल्यू को माइनस कर रहा है, तो इसको हम नॉन कैश एक्सपेंस कहेंगे या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहेंगे? बेटा दोनों में फ़र्क होता है, ये ध्यान रखना। एक नॉन कैश खर्चे होते हैं और एक नॉन ऑपरेटिंग खर्चे होते हैं। बच्चे ये आपके वाइवा में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, थोड़ा सा इन चीज़ों, इसलिए मेरे क्वेश्चंस पर ध्यान रखना इनका।
डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश खर्चा है या नॉन ऑपरेटिंग खर्चा है, बताओ? मैम नॉन कैश। ये एक नॉन कैश खर्चा है, ये ऑपरेटिंग खर्चा है, क्योंकि ये बिजनेस को चलाने में काम कर रहा है। हमारी जो एसेट्स यूज हो रही हैं उसी से हमारा बिजनेस की रेवेन्यू जनरेट हो रही है ना। अगर हम एसेट्स यूज़ ना करें तो रेवेन्यू कैसे जनरेट होगी? हम सामान ही नहीं बना पाएंगे, मशीन ना यूज़ करें, अपनी बिल्डिंग ना यूज़ करें, अपना फर्नीचर ना यूज़ करें, तो हमारा सामान, हमारी सेल ही नहीं हो पाएगी सामान की। अदर सामान की बता रही हूँ, हमें फर्नीचर बेचना नहीं है, लेकिन अगर आप काउंटर पर अपने रेडीमेड गारमेंट्स नहीं दिखाओगे तो बिकेंगे कैसे? तो इसका मतलब क्या, हम अपनी फिक्स एसेट्स को बिजनेस के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो वो ऑपरेटिंग, उसकी जो वैल्यू कम हो रही है, वो ऑपरेटिंग खर्चा तो है लेकिन वो नॉन कैश है। उसकी पेमेंट हम आज नहीं कर रहे, उसकी पेमेंट हम एसेट को खरीदते समय एक साथ कर चुके हैं। तो जिस ईयर में हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं उसमें डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है। गुडविल रिटर्न ऑफ सेम यही चीज़ है कि गुडविल अगर हम राइट ऑफ कर रहे हैं, धीरे धीरे आपने देखा होगा ना, परचेज ऑफ बिजनेस, परचेज, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, कि हम किसी का बिजनेस अगर खरीदते हैं तो हमें गुडविल भी कई बार हम उसकी खरीद लेते हैं। उस गुडविल को हम जब धीरे धीरे राइट ऑफ करते हैं तो दैट इज ऑल्सो कैसा खर्चा है बेटा? नॉन कैश। नॉन कैश खर्चा है। हम इनको, हाँ, इन खर्चों को हमने, क्योंकि प्रॉफिट कैलकुलेट करते समय हमने इसको माइनस कर दिया था, अब हम इसको, हमें तो कैश प्रॉफिट निकालना है बेटा। हमारा मकसद यहाँ पर क्या है कि हमें एक्चुअली में कैश कितना प्रॉफिट हुआ, वो इसलिए मैं इस खर्चे को यहाँ पर ऐड कर दूंगी। ठीक है? ऐसे डिडक्शंस ऑलरेडी मेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन अकाउंट ऑफ नॉन ऑपरेटिंग आइटम। और हमें इसी तरह से, मैंने अगर कोई ऑलरेडी मैंने ऐसा खर्चा माइनस कर रखा हो जो कैश तो हो लेकिन नॉन ऑपरेटिंग हो, जैसे मैंने इंटरेस्ट पे कर रखा है, तो बेटा इंटरेस्ट कैसा खर्चा है? इंटरेस्ट मैंने किसी को कैश पे कर दिया, ठीक है, वो मेरा कैसा खर्चा? ऑपरेटिंग खर्चा है, फाइनेंसिंग खर्चा है या इन्वेस्टिंग खर्चा है, बताओ? इंटरेस्ट हम क्यों पे करते हैं बेटा, बताओ बच्चे, बताओ ना, इंटरेस्ट क्यों पे करते हैं हम, किसको पे करते हैं और क्यों? हाँ जी बच्चे, आप लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो। देखो, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। इंटरेस्ट हम किसको पे करते हैं और क्यों पे करते हैं? बच्चे, आपके पास आंसर नहीं है, किसी को नहीं पता कि इंटरेस्ट क्यों पे करते हैं हम? मैम जब हम इन्वेस्ट, हाँ जी, पे करते हैं बेटा। इन्वेस्ट करते हैं तो इंटरेस्ट रिसीव करते हैं। पे क्यों करते हैं हम खर्चा इंटरेस्ट? क्योंकि हमने किसी से फाइनेंस लिया होता है, हमने किसी से लोन लिया होता है, अपनी एसेट्स खरीदने के लिए हमने लोन लिया, हमने कहीं किसी को डिबेंचर इशू किए, उससे पैसे आए हमारे पास, तो हम बदले में उनको क्या देते हैं बेटा? इंटरेस्ट, है ना। तो ये इंटरेस्ट जो है फाइनेंस एक्टिविटी का खर्चा है बेटा, ये ऑपरेटिंग खर्चा नहीं है। देखो, आपने बिजनेस में पैसा लगाया, वो आपने किसी से लोन लेकर लगाया या आपने वो पैसा अपने पास से लगाया, इससे आपकी सेल पर कोई फर्क पड़ेगा बेटा? नो मैम। भाई, आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, 1 लाख रुपया लगाकर आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, और आपके सामान की सेल होने लगी, ठीक है, आपका सामान, सपोज आपकी सेल हुई 40,000 रुपये, तो क्या इस सेल पर इस बात का भी फर्क पड़ेगा कि वो 1 लाख रुपया आपने अपने पास से लगाया था या किसी से लोन लेकर लगाया था? नो मैम। सेल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, है ना। तो बेटा, जिन खर्चों को करने से हमारी सेल इंक्रीज हो सकती हो उनको हम कहते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। लेकिन जिन खर्चों को करने से हमारी सेल पर कोई फर्क ना पड़ता हो, हमारी रेवेन्यू पर कोई फर्क ना पड़ता हो, उनको हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं कहते। उनको हम करते जरूर हैं, लेकिन वो ऐसे खर्चे नहीं होते कि भाई एक ने कहा कि भाई मैंने तो भाई उधार पैसा लेकर लगा रखा है तो इसलिए मेरा माल ज़्यादा बिकेगा, नहीं। लेकिन अगर आप अपने ऑफिस में एसी लगा रहे हो, अपनी शॉप पर एसी लगा रहे हो, तो उसके कारण आपका हो सकता है आपकी सेल बढ़ जाए, नहीं?
बेटा, Yes, sir. है ना? तो आपको समझ में आ रहा है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से खर्चे होते हैं? बता सकते हो मुझे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से? हाँ जी, हम जिससे हमारी सेल बढ़े। हाँ जी, ऐसे खर्चे विच हेल्प अस टू जनरेट अवर रेवेन्यू, विच हेल्प अस टू इंक्रीज अवर रेवेन्यू। ऐसे खर्चे जिनके कारण हमारी सेल पर असर होता हो, उनको हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस बोलते हैं। और ऐसे खर्चे जो हमें बिजनेस चलाने के लिए तो चाहिए, लेकिन उसके कारण सेल पर कोई असर नहीं हो रहा, सेल में उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, बिजनेस के चलने में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, उनको हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं कहते। ये जो इंटरेस्ट है ये हम इसलिए पे करना पड़ रहा है हमें क्योंकि हमने लोन लिया है। अगर हम लोन ना लेते तो हमें इंटरेस्ट पे, अगर हम लोन ना लेते तो हमें इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ता, है ना? तो इसलिए बेटा ये एक हमारी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। मैंने बताया ना आपको, डेप्रिसिएशन इज ऑपरेटिंग एक्सपेंस, बिकॉज अगर हम एसेट्स अपनी यूज ना करते तो हमारा बिजनेस नहीं चलता, हमारी सेल ही ना होती, क्योंकि माल नहीं बनता या माल बेचने में हमें दिक्कत आती, तो इसलिए डेप्रिसिएशन इज एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। बट इंटरेस्ट इज अ फाइनेंशियल एक्सपेंस बिकॉज इट हैपन्स जस्ट बिकॉज ऑफ योर फाइनेंसिंग डिसीजन। तो इसलिए मैं, क्योंकि मेरा यहाँ पर मकसद है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से होने वाली कैश निकालना, इसलिए मैंने, एक तो कैश निकालना है मेरा मकसद है, इसलिए मैंने डेप्रिसिएशन और गुडविल को ऐड किया, और मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना मकसद है, इसलिए मैंने नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को वहाँ पर ऐड कर दिया। ऐड क्यों किया? बिकॉज मैंने प्रॉफिट निकालते समय इसको पहले लेस किया था। ये अभी मैं आपको जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वाला एग्जाम्पल है वहाँ पर दोबारा से दिखाऊंगी। ऐसे ही देखो, मैंने कुछ एडिशनल इनकम्स, कौन सी इनकम बेटा? जो मेरी इन्वेस्टिंग नेचर की इनकम थी, उनको भी मैं नेट प्रॉफिट निकालते समय तो उनमें ऐड कर देती हूँ ना। आपको ध्यान है ना, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में हम क्या करते हैं? ऐड अदर इनकम। वो मैंने ऐड कर ली क्योंकि मुझे नेट प्रॉफिट निकालना था, लेकिन मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है, इसलिए मैंने क्या किया, उन सारी इनकम्स को भी एक बार यहाँ से माइनस कर दिया। कौन सी इनकम? देखो, जैसे मुझे कोई डिविडेंड मिला था या मुझे कोई प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट हुआ था। जब मैं ये तीनों चीज़ों को एडजस्ट कर लूँगी बेटा, ठीक है, ये तीन चीज़, डिडक्शन ऑलरेडी मेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ड्यू टू नॉन कैश आइटम्स या ड्यू टू नॉन ऑपरेटिंग आइटम या कोई भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम को जब मैं माइनस कर दूंगी तो जो आएगा उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे बेटा? देखो क्या बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं बेटा, कैश नहीं है ये, सिर्फ ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आया, क्योंकि मैंने अभी तक इसमें से सिर्फ उन आइटम्स को हटाया है जो मेरी या तो ऑपरेटिंग नेचर की नहीं थी या जो मेरी नॉन कैश थी। इसके बाद अब मेरा मकसद है ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना। तो उसके लिए देखो मैंने क्या किया, आपको दिखाई दे रहा होगा, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज़। अब बेटा एक चीज़ ध्यान रखो, हमारी जो लायबिलिटीज़ हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, वो हमारी लायबिलिटीज़ हैं, और अगर हमारे पास लायबिलिटी बढ़ गई, आपसे कोई कहता है कि भाई मेरे पास तो इस साल ना कर्जा बढ़ गया, इसका मतलब क्या? कर्जा बढ़ गया। इसका मतलब है कि उस व्यक्ति के पास इस साल एक्स्ट्रा कैश आया होगा, तभी तो कर्जा बढ़ा। कर्जा बढ़ने का क्या मतलब होता है? लोन बढ़ गया मेरे ऊपर तो पिछले साल, भाई तुमने, इसका मतलब इस साल कैश मिला है तुम्हें एक्स्ट्रा कहीं से भी। अब देखो हमें कैश कहाँ से मिलता है? या तो हम एसेट्स बेचते हैं, या हम किसी से लोन लेते हैं, या हम कमाई करते हैं। अब या तो मुझे प्रॉफिट कैश मिला कि मैंने सेल किया सामान, या मुझे कैश मिला कि मैंने किसी से लोन लिया। तो बेटा हमेशा ध्यान रखो, जब भी इक्विटीज़ एंड लायबिलिटीज़ बढ़ती हैं, चाहे वो नॉन करंट लायबिलिटीज़ बढ़ें या करंट लायबिलिटीज़ बढ़ें, हमेशा हमारा कैश इंक्रीज़ होता है, ठीक है। और जब भी हमारी एसेट्स बढ़ती हैं, एसेट्स बढ़ने का मतलब क्या है? कि हमने, इसका मतलब इस साल कैश यूज़ किया, हमारे पास से कैश चला गया, दूसरी एसेट आ गई, ठीक है बेटा। मतलब जब भी कोई लायबिलिटी बढ़ती है तो हमारे पास कैश बढ़ता है, जब भी कोई लायबिलिटी कम होती है तो हमारे पास उस साल कैश कम हो जाता है। लायबिलिटी कम होने का मतलब क्या है? कि हमने किसी को अपने पास से कैश पे ऑफ किया, तभी तो लायबिलिटी कम हुई, ऐसे थोड़ा ना कम हो गई। लायबिलिटी कम होने का मतलब क्या है बेटा?
कि हमने कोई लोन ले मैम कि रखा हमने था, लाइबिलिटी पे हमने कोई लोन ले रखा था, वो रीपे कर दिया। तो देखो, प्लस इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, यहाँ पर हम सिर्फ करंट लायबिलिटी की बात कर रहे हैं कि अगर हमारी इस साल करंट लायबिलिटी कोई भी बढ़ी है तो हम उसको ऐड कर देंगे, क्योंकि ये शो करेगा कि हमारे पास इस साल एडिशनल कैश आया। प्लस डिक्रीज इन करंट एसेट्स, और अगर हमारी करंट एसेट्स डिक्रीज हो गई हैं तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब भी क्या है कि हमारे पास कैश आया, क्योंकि मैंने अभी आपको क्या बताया, हमारे पास कैश 3 तरीके से आ सकता है। या तो हम अपना सामान बेचें, इनकम अर्न करें, या हम किसी से लोन ले लें, या हम किसी को अपनी कोई एसेट बेच दें। ठीक है, और हमारे पास से पैसे जाने के भी 3 सोर्सेज हैं। या तो हम अपने बेनिफिट के लिए उसको एक्सपेंस खर्चा कर दें, या हम अपनी कोई लायबिलिटी पे कर दें, या हम कोई एसेट खरीद लें। तो ये वही चल रहा है बेटा। ये कंसेप्ट आप इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हो बेटा, अगर आपको ध्यान हो तो उसको अगर आप रिलेट करोगे तो ये वही कंसेप्ट है। प्लस इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज़, प्लस डिक्रीज इन करंट एसेट्स, क्योंकि इन दोनों चीज़ों में हमारे पास कैश आया है। और माइनस इंक्रीज इन करंट एसेट्स, इसका मतलब अगर आपकी करंट एसेट इंक्रीज हो गई है, इसका मतलब आपने कैश यूज़ किया है। माइनस डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज़, आपकी करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो गई है, इसका मतलब भी आपने कैश यूज़ किया है। तो जहाँ पर आपको लगता है कि हमारे पास इसकी वजह से तो कैश आया होगा, आपने उसको ऐड करना है, और जिसकी वजह से आपको लगता है कैश गया होगा, आपने उसको लेस करना है। इसके बाद जो अमाउंट आएगा बेटा, ध्यान करो, ये क्या होगा, इसकी ये बेटा मेन हेडिंग्स होती हैं, इसलिए आपको अपनी बैलेंस शीट में ये चीज़ें दिखानी होती, सॉरी अपने क्वेश्चन में इनको बोल्ड लेटर्स में दिखाना होता है। क्या दिख रहा है आपको? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बिफोर टैक्स। बेटा अब हमारा जो आया ना, देखो यहाँ पर था ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकला था सिर्फ, लेकिन जब मैंने ये सारा करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ को एडजस्ट कर दिया तो जो अमाउंट आया वो है हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बिफोर टैक्स, यानी टैक्स पे करने से पहले कितना है। इसके बाद हम जो है करते हैं बेटा इनकम टैक्स पे। हमने जो वहाँ पर ऊपर जो लेस किया था ना, जो हमने लेस किया था, उसी टैक्स को जो वहाँ पर मैं ऐड कर रही थी, अब इसको मैं यहाँ पर सही तरीके से फॉर्मेट बनाते हुए अब उसी इनकम टैक्स को जो मैंने पे किया है इस साल, उसी को नहीं हम कहेंगे, जो एक्चुअली मैं मेरे यहाँ से इनकम टैक्स पे किया है उसको मैं माइनस करूँगी। और अगर कोई मेरे को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के कारण कैश आया है या गया है तो उसको मैं उसके अकॉर्डिंगली, अगर आया होगा तो प्लस करूँगी, नहीं तो माइनस करूँगी। तो जो अमाउंट मेरा फाइनल आएगा बेटा वो होगा मेरा नेट कैश। अगर मेरा आंसर पॉजिटिव आता है ये सब प्लस माइनस करने के बाद, तो मैं कहूँगी नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। और अगर ये आंसर माइनस आता है तो मैं कहूँगी कि मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से तो कैश जनरेट हुआ ही नहीं, तो मैं कहूँगी नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ठीक है बेटा, ये मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया है, इसको आप ध्यान से करोगे, समझोगे तो आपको क्वेश्चंस करने में बिल्कुल डिफ़िकल्टी नहीं होगी। क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते समय सबसे ज़्यादा जो है बच्चे इन्हीं चीज़ों में मिस्टेक करते हैं। और ये पोर्शन आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट में नॉर्मली 3 से 3.5 मार्क का होता है। और अगर ये पोर्शन आपका सही हो जाता है तो आगे के 2 पोर्शन बहुत आसानी से आप कर सकते हो। ठीक है बेटा, समझ में आया ये फॉर्मेट आपको? यस मैम। हाँ, ये कल मैं आपको, आज की क्लास आपकी मैं ओवर कर रही हूँ, तो कल मैं ये